बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि मैं 8 विधानसभाओं में से किसी भी विधानसभा का, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, एक प्रत्याशी, एक उम्मीदवार, एक दावेदार आपकी अदालत में पेश करता हूं। और आज जिस शख्स को आपकी अदालत में पेश कर रहा हूं वह है साहसी युवक। आप सब उनके बारे में सब कुछ जानते हैं क्योंकि कांग्रेस के वो जिलाध्यक्ष हैं और सिर्फ जिलाध्यक्ष ही नहीं है, कांग्रेस की तरफ से हुए अजमेर के हर जन आंदोलन में वो नेतृत्व देते रहे हैं। उनका और खुली किताब है उनका जीवन। तो मैं विजय जैन आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। आप दावा कर रहे हैं अजमेर उत्तर से कांग्रेस की सीट पर। आपके दावेदारी के पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में ये बताएं कि आपने अब तक राजनीतिक यात्रा का कौन कौन से मुकाम हासिल किए, सफ़र कैसे तय किया। मैं छात्र था, जब से ही मैं कांग्रेस की राजनीति में जुड़ा हूँ। एनएसयूआई से मैंने अपना जीवन राजनीति का प्रारंभ किया। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, उसके बाद मुझे उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ का अध्यक्ष का मौका मिला। लगभग 4 साल में उस पर रहा। उसके बाद मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना, फिर मैं पुनः ब्लॉक अध्यक्ष बना जी। फिर ब्लॉक अध्यक्ष के बाद मुझे उपाध्यक्ष बनाया और उपाध्यक्ष के बाद में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष सन 2016 11 फरवरी को मेरे को अध्यक्ष का जिम्मेदारी सौंपी थी, जो आज तक लगातार चल रही है। आपने कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जब अध्यक्षता की तो आपने भाजपा का कार्यकाल भी देखा, आपने अपना आज जो कार्यकाल चल रहा है उसमें भी देखा आपने। तो आप क्या महसूस करते हैं कि अजमेर की जो मूलभूत सुविधाओं से महरूम रहा अब तक, उसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? अपनी सरकार को, क्योंकि वर्तमान में सत्ता आपकी है, उसको, या भाजपा के नेताओं को, या स्थानीय नेतृत्व को? आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, इसमें सवाल सरकार का भी नहीं है, सवाल है हमारा नेतृत्व बहुत कमज़ोर है। क्योंकि जिस तरह अगर हम नेतृत्व की बात करें तो हमारी विधानसभा में लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक वासुदेव देवनानी जी रहे, जिसमें ये 2 बार मंत्री भी रहे। लेकिन अजमेर के बारे में इन्होंने क्या सोचा? जब जनता ने आपको पुरजोर तरीके से 4 बार मौका दिया, 20 साल आपको मौका दिया, और 20 साल में अजमेर की स्थिति क्या है? 20 साल अजमेर बेहाल, जो हमने इनसे आवाज़ उठाई उसका कोई जवाब नहीं था इनको। मैं इनको पूर्व में भी जब इनकी सरकार में मंत्री थे, इनको नया बाज़ार चौपड़ पर आमंत्रित कर दिया था मैंने कि आप नया बाज़ार चौपड़ पर आएँ और अपने कार्य के बारे में जनता के बीच में खुले में हम बात करेंगे, चौपड़ लगा के बात करेंगे। लेकिन इन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और जब हमारा वहाँ बैठने का समय आया उससे 1 दिन पहले इन्होंने अपना स्वास्थ्य खराब बता के और ये रवाना हो गए। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि देवनानी जी ने अजमेर को 20 साल पीछे नहीं बल्कि 20 साल में हमको अजमेर को बहुत पीछे कर दिया। क्योंकि अजमेर के अंदर अगर कोई विकास के नाम पे इनके पास चीज़ है गिनाने के लिए तो ये गिना दें, आज भी मैं तैयार हूँ। और अगर विकास के नाम पे कोई चीज़ हुई है अजमेर में तो वो माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट साहब थे। वो जो चीज़ अजमेर में लिया है, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें हम, चाहे हम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे पुष्कर को रेलवे लाइन से जोड़ने की बात करें, हम विभिन्न जैसे चाहे स्लम फ्री सिटी की बात करें, बहुत सारी, जैसे हवाई अड्डा जैसे अजमेर को दिया तो माननीय सचिन पायलट साहब ने दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ देवनानी जी, आपने 20 साल में अजमेर को क्या दिया? अगर एक भी चीज़ आपके पास उपलब्धि है तो गिना दें। आपने जो हमारे अजमेर के अंदर आज आना सागर के चारों तरफ जो सौंदर्यीकरण के नाम पर आपने अजमेर की जनता के पैसे की जो बर्बादी की है वो पानी में बह रहा है। क्योंकि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो अभी आदेश आया है उस आदेश के अंदर पूर्व में ही जो चौपाटी को तोड़ने की बात हो रही है और साथ में 7 वंडर जो आपने बनाया है तो उसको भी तोड़ने की बात हो रही है। और आपने भी स्वीकार किया है कि गलत तरीके से बने। जब इतनी सारी बात अगर हम बात करें तो देवनानी जी, आपने अजमेर की जनता के साथ कुठाराघात किया है, अजमेर की जनता के साथ धोखा किया, उनके विश्वासघात किया है। तो मैं तो ये मानूंगा 20 साल के अंदर आपने अजमेर को पिछड़ा है। क्योंकि जब 1000 करोड़ रुपये की योजना स्मार्ट सिटी के नाम पर अजमेर में आई तो उस 1000 करोड़ रुपए की आपने जो बर्बादी की है, आपने पूरा पैसा ऐसी जगह लगाया जो पानी में बह गया। और अजमेर की जनता के साथ इतना बड़ा आपने कुठाराघात किया कि अजमेर की जनता
उस पैसे का अगर सही सदुपयोग होता तो अजमेर में एक विकास के नाम पर और अजमेर को एक टूरिज़्म के नाम पर जो अजमेर की एक पहचान है कि चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह हो, चाहे जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर हो, पुष्कर राज तीर्थ हो, सभी चीज़ों से जो अजमेर की पहचान है, तो उस अजमेर की पहचान को आपने कहीं बढ़ाने की जगह, मैं जहाँ तक मानता हूँ उसके सम्मान में आपने जो है चोट पहुँचाई है लोगों के साथ, बहुत जो है उनके विश्वास कर, और उन्होंने जो अपना आपको प्रतिनिधित्व दिया, भारी बहुमत से आपको जिताया, उसके साथ आपने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है। विजय जैन, जब भी यही सवाल जो आप कर रहे हैं, ये सवाल देवनानी जी से पूछा जाता है, तो वो ये कहते हैं कि सत्ता कांग्रेस की थी, अधिकारी जिन्होंने ये क्रियान्वित की वो भी कांग्रेस द्वारा भेजे गए थे, तो वो ये समझते हैं कि पैसा तो था उधर का अपना केंद्र का, लेकिन जो सत्ता थी वो यहाँ थी, तो सत्ता जो ऑपरेशनल वर्क जो था वो इन अधिकारियों के हाथ में था, इसलिए इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, हमारा कोई लेना देना नहीं। वो आपकी ही सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये इनकी शुरू से आदत है। 2 बार देवनानी जी आपकी भी सरकार थी और आपको सरकार में मंत्री का जो है बनने का मौका मिला, और उस सरकार के आप एक पार्ट होने के बावजूद आपने उस 10 साल में क्या किया। और अभी की आप बात कर रहे हैं अधिकारियों की, तो आपको जनता ने जो प्रतिनिधि दिया वो इसलिए नहीं दिया था कि सरकार किसकी बनेगी, और आज पुनः आप जो यहाँ से वापस दावेदारी करने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले लोगों से इस बात को क्लियर कर लें, अजमेर की जनता से, अजमेर के मतदाता से क्लियर कर लें कि सब सरकार हमारी बनेगी तो हम विकास करेंगे, अन्यथा हम विकास नहीं कर पाएंगे। किस उस पर आप जो है अजमेर में वापस दावेदारी कर रहे हैं? 20 साल का पहले रिपोर्ट कार्ड अपना पेश करें, उसके बाद अपनी बात करें। अधिकारियों के नाम लेके मैं नहीं मानता कि अधिकारियों ने किसी सरकार के होते हुए और जो आम जनता की अजमेर की विकास में कहीं रुकावट बनो है। अधिकारियों ने अपना काम किया है। कहीं ना कहीं अगर आपने मूवमेंट चेंज किया है तो आपकी वजह से आपके जो है काम करने की जो आपकी कला है, आप लोगों को जिस तरह बरगलाते हैं, लोगों को अपने झूठे वादे देके आश्वासित करके, और जिस तरह राज्य सरकार के जो कार्य हुए हैं अजमेर के अंदर, अगर उसकी भी हम बात करें तो राज्य सरकार के काम हुए हैं। देवनानी जी, आपने अपना क्या काम करा है? और जहाँ राज्य सरकार ने, हमारे राजस्थान सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने अभी जो प्रशासन शहरों के संग चल रहा है, उस प्रशासन शहरों के संग में और जो प्रशासन गांवों के संग चल रहा है, जिसमें हमारे उत्तर विधानसभा के अंदर पंचायत भी आ रही है 5-5, उस जगह पे आपने क्या कार्य किया है? आज पट्टे के नाम पर गरीब लोग जो है उनको पूरा फ़ायदा नहीं मिला, आपने सही कन्वेंस नहीं किया, आपने अपनी तरफ से अपना जो पूरा कर्तव्य नहीं निभाया। क्योंकि हम जो सरकार की मंशा थी कि हर व्यक्ति को उसका रहने का मकान मिले, उसको उसका ज़मीन मिले, उसको उसका आवास वहाँ जो है उपलब्ध हो। जो इतनी सालों से रह रहे थे वो चक्कर लगा रहे हैं, तो वो चक्कर लगाने का कारण रहा कि कहीं ना कहीं हमारे विधायक के अंदर जो है बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हमने समय समय पर आवाज़ उठाई है संगठन के नाम से। आज हम चाहे बात करें कि टाटा पावर को जब इन्होंने जो है बिजली अजमेर की व्यवस्था सौंपी, तो उस टाटा पावर के खिलाफ भी हमने जो बहुत आंदोलन किया, और यहाँ तक कि हमने अजमेर बंद कराया और जनता का हमें समर्थन प्राप्त हुआ। इसके अलावा हम बात करें तो हमने पानी की बात को लेके भी, जब अजमेर के हक का पानी जो छीना जा रहा था, और उस वक्त भी ये मंत्री जी थे, उस वक्त भी हमने इनके घरों पे जाके प्रदर्शन किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? ये कब इन्होंने अजमेर की जनता की आवाज़ उठाई है? कब अजमेर के लिए ये बोलें? अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको 4.5 साल क्यों याद नहीं आया? आज आपको याद आ रहा है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। 4.5 साल में आपने आवाज़ उठाई होती तो हमारे जो है उन अधिकारियों के खिलाफ हमारी सरकार भी कार्रवाई करती। निश्चित तौर पर आपकी खामियां हैं जिसको आप छिपा रहे हैं। जो विधायक देवनानी जी हैं, इन्होंने 20 साल तक जनता की आवाज़ इसलिए नहीं उठाई, जब वो सत्ता में थे तब उठा नहीं पाए, और अब सत्ता में नहीं है तो वो ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं है इसलिए ये हम विकास नहीं करा पा रहे हैं। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि इस बार जब वो दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप आए नहीं हैं। मैंने तो उनको कई बार कहा कि आप आ जाएं, दावेदारी पेश करें यहाँ आकर अपनी, और जनता के बीच में रूबरू अपनी बात बताएं। तब वो ये कहते रहे कि जब सारे के सारे और जितने भी मेरे विरोधी हैं या मेरे समर्थन में हैं, जो लोग आ जाएं वो आ जाएं, उसके बाद में फिर मैं जैसे कोई रंधावा से पहले कुश्ती हो जाए, उसके बाद में फिर दारा सिंह से कुश्ती होगी। तो वो आए नहीं मैदान के अंदर, और अब आए नहीं, और अब आते हैं, देखते हैं कि कब आते हैं। लेकिन विजय जी, आपकी बात, ये बात मुझे अच्छी लगी कि अब जब आप दावे के लिए जाएँ तो ये कहें कि अगर मेरी सत्ता में हमारी सरकार आई तो मैं विधायक के रूप में काम करूंगा, वरना मैं 5 साल, आने वाले 5 साल तो पिछले में नपुंसक रहा, इस बार आने वाले में भी मेरी नपुंसकता बरकरार रहेगी, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, ना मुझे सत्ता का लोग काम करने दें। आप अगर इनकी जगह होते तो आप क्या करते? इससे बढ़िया क्या मौका होगा? राजस्थान सरकार ने राहत शिविर कैंप लगाए,
राजस्थान सरकार ने इतनी योजनाएं दी हैं, चाहे हमारे चिरंजीवी की योजना की बात करें हम, चाहे हम जो है राशन की बात करें हम, चाहे हम बात करें गैस सिलेंडर की, चाहे हम बात करें आवासों की, हम किसी भी रूप में अगर बात करें पेंशनर्स की बात करें हम, हर चीज़ के अंदर जो सरकार ने इतने सारे फ़ायदे जो है जनता को दिए। लेकिन आपको कहीं देवनानी जी नज़र आए क्या? फ़ायदा बीजेपी के और कांग्रेस के लोगों को छांट के दिया है, सरकार ने फ़ायदा पूरे जनता को दिया है, हर मतदाता को उसका फ़ायदा है, हर नागरिक को उसका फ़ायदा है। लेकिन देवनानी जी कभी आपने अप्रिशिएट नहीं किया, कभी आप जनता के बीच में नहीं आए कि ये योजनाएं वास्तव में जो है कांग्रेस सरकार की अच्छी हैं और इस योजनाओं का जो है हम अगर कहीं फ़ायदा दिला सकते थे लोगों को, उसमें आपकी क्या भूमिका रही, उसको भी आप एक बार बता दें। विजय जैन, अभी पिछले दिनों में एक सवाल उठाया गया, अखबारों के अंदर आया कि जब जो 28 BLO हटाए गए हैं, उस BLO हटाए जाने का विरोध किया देवनानी जी ने और उन्होंने कहा कि ये नहीं हटाए जाने चाहिए थे। जबकि अमूमन होता यह है कि चाहे IAS हटे, चाहे पुलिस का थानेदार हटे या कहीं कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी इधर से उधर किया जाता है, जाया जा सकता है, किया जा सकता है। उनके दर्द क्यों हुआ? क्या समझते हैं आप इसके पीछे क्या दर्द था? उनका इसलिए दर्द हुआ, उनको लगा कि जो उन्होंने फर्जीवाड़े से जो नाम जुड़वा रखे थे उन पर निश्चित तौर पर कहीं आँच आएगी और कोई भी नया BLO अगर आएगा तो उसकी फेयर वो करेगा। क्योंकि देवनानी जी ने जब इनके मंत्री रहते हुए जो है जो BLO लगाए थे उन BLO को कहीं हटाया नहीं गया था, तो लोगों की जो शिकायतें थी, हमारे अजमेर के दूसरे जो दावेदार कर रहे हैं लोग, उनकी शिकायत की कि यहाँ फर्जी है। क्योंकि हर आदमी फील्ड में घूम रहा है, हर आदमी को मालूम है कि इस जगह पे ये वोट गलत जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से सूचना मिल ही जाती है। उस चीज़ की कार्रवाई के लिए अगर कोई जिलाधीश महोदय से अगर इस चीज़ का निवेदन करता है कि साहब यहाँ BLO जो है अपना पूरा कर्तव्य निभा रहा है और वो किसी एक पार्टी के साथ जो है अपने संबंध को निभा रहा है, तो उस जगह पे अगर यहाँ हमारे प्रशासन ने अगर उस पर कोई बदलाव किया या उस पर कोई कार्रवाई की तो ये तो बिल्कुल उचित है। अगर आप सही हैं तो आपको क्या दिक्कत है? BLO जो है किसी का घर का थोड़ी है, BLO तो सरकार का है। आज अधिकारी भी जिस तरह आप कह रहे हैं अधिकारी बदलते हैं, उस तरह BLO भी बदल गया, आपको क्या दिक्कत है? सांच को आँच कहाँ है? हाँ, तो BLO बदलने पर जो दर्द हुआ वो दर्द उनका जो है वो कहीं ना कहीं उनके पिछले किसी कारनामे या पिछली किसी अतीत का से जुड़ा हुआ दर्द है। और बिल्कुल। और आपने ये भी महसूस किया होगा, आपने ये सूचना भी आपके पास होगी विजय जी की जो मतदाताओं की संख्या है वो जो बढ़नी चाहिए वो एकदम से घटी पिछले बार। और आपके जो महेंद्र सिंह रड़ावता जो पिछले प्रत्याशी थे उन्होंने अपने दावे में ये दावा किया कि 18,000 जो है ना मतदाता कम हुए हैं, जबकि वो बढ़ने चाहिए थे। क्योंकि जो नई आई जो मतदाता सूची है उसमें से बहुत कटौतियाँ की गई, फर्जी वोट काटे गए, फर्जी जो वोटर्स थे उनको हटाया गया, उससे ये कमी आई। आप क्या सोचते हैं कि अभी भी फर्जी वोट इसमें डाले जाएंगे या हैं? नहीं, अब जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमारे जो नेता हैं, चाहे महेंद्र सिंह जी रलावता साहब हैं, चाहे हम हैं या हमारे और भी जो कार्यकर्ता हैं, हमारे BLA हैं बूथ लेवल पे जो हमने एजेंट बना रखे हैं, हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं, हमारे पार्षद हैं या हमारे जो भी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, उनको हमने पूर्ण जिम्मेदारी दे दी थी जब शिविर लगा कि आप इसको दुरुस्ती से जो है चेक करें। और जो भी शिकायतें आई उसको हमने नोट किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मालूम पड़ा कि यहाँ इतने फर्जी वोट जुड़े हुए हैं, तो उनको अगर हमने कटाया है, अगर वो सही हैं तो अपने साक्ष्य पेश कर दें। कोई ऐसा तो है नहीं कि वोटर किसी के लिए हम किसी वोट को कटवाएंगे और किसी को लगवाएंगे। वही वोट कटे जो फर्जीवाड़े से इन्होंने दूसरे क्षेत्रों के लोगों को यहाँ जोड़ रखा था। विजय भाई, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि अगर आप विधायक बन जाते हैं, ईश्वर करे आप बने, आपको टिकट मिले और आप जीते, और आपका मतलब एक अच्छा वर्ग, आपका जो समर्थकों का एक लंबा वर्ग भी है, जो मुझे मालूम है कि आपके पीछे लोग बागों की बहुत अच्छी टीम है और बूथ लेवल पर आपका काम भी है, और आपने पिछले 5 साल से आप जो जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं वो सफल। आप किस सपनों को पूरा करने के लिए जाएंगे? आपका क्या एजेंडा होगा जब आप विधानसभा का जब टिकट मिल जाएगा, आप जीत जाएंगे, उसके बाद आप अजमेर के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? वैसे मैं आपको बता दूं भाई साहब, मैं 7.5 साल से जो है इस पद पे आसीन हूँ। 2016 11 फरवरी को मेरे को पद की जिम्मेदारी मिली थी, आज तक मैं बैठा हूँ, 7.5 साल लगभग हो गए। मेरे पे 7.5 साल के अंदर कोई एक भी नागरिक अजमेर का, एक भी कोई अधिकारी या कोई भी जनरल आदमी हम कहें, कोई उंगली नहीं उठा सकता
कि मेरे किसी कार्य के ऊपर उंगली उठा दे या मेरा किसी व्यवहार के ऊपर उंगली उठा दे। आप बात कर रहे हैं, मुझे अगर मौका मिला, अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो निश्चित तौर पर मैं अजमेर की जनता, क्योंकि अजमेर में सबसे बड़ी चीज़ है, जो अजमेर के हमारे जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो पढ़ने के बाद सबसे पहले उनको पलायन करना पड़ता है अजमेर से बाहर, क्योंकि अजमेर में ना तो ऐसी कोई कंपनियों को लेके आए हम, ना ऐसे कोई उद्योग धंधे हमने विकसित किए हैं, ना ही अजमेर में रोजगार के कोई ऐसे साधन उपलब्ध कराएं कि हमारा युवा पढ़ने के बाद अजमेर में रुक सके। तो अजमेर के जितने भी हमारे छात्र हैं या युवा वर्ग हैं, वो पढ़ाई करने के बाद उनको नौकरी करने के लिए बाहर जाना ही जाना पड़ता है। तो ऐसा कोई विचार नहीं किया। उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि हमारा अजमेर का जो बेरोजगार नहीं रहे व्यक्ति, हमारा अजमेर का मतदाता को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, बड़े उद्योग धंधे यहाँ विकसित हों, और जो है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को आमंत्रित करके उन लोगों को रोज़गार मिले। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे साथ युवा रहेगा तो उनका परिवार भी यहाँ कुशल और सुखी रहेगा, क्योंकि अमूमन परिवारों के अंदर आजकल बहुत कम जो है बच्चे होते हैं, और वो भी अगर बाहर चल जाए तो माँ बाप को भी उसकी पीड़ा होती है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो अजमेर के विकास में सबसे पहला तो हमारा रोजगार देने का होगा। दूसरी चीज़, अजमेर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना बेकार कर रखा है कि आपने अभी देखा होगा कि बिपरजॉय जो आया, या छोटी छोटी जब बरसातें आई, आधे घंटे बरसातें आई, जहाँ सन 75 की बाढ़ के अंदर पानी नहीं भरा, वहाँ पानी भरने लग गया आज। तो 75 की बाढ़ के बाद अगर हम देखें तो पानी इसी साल भरा है, और इतने तादाद में भरा है जगहों पे, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है आपको वासुदेव देवनानी जी को, और मैं तो कहूँगा दक्षिण की जो हमारी विधायिका हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह लोगों ने अभी त्राय मची, क्योंकि हम जब लोगों के घरों पे गए और लोगों की स्थिति देखी, हमने जिलाधीश महोदया से बात भी की, और उसमें ये स्थिति थी कि 35 साल के से लेकर जो है नगर निगम के अंदर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। एक बार मेयर हमारा डायरेक्ट जीता, लेकिन बोर्ड तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी का चलता आ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था तो 35 साल में उन्होंने अजमेर की जनता के लिए क्या किया। आज स्कैप चैनल की स्थिति देख लो आप, पूरा जर्जर अवस्था में स्कैप चैनल हो रखा है। आपने नगीना बाग और इधर के मकानों को तोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन आपने नहीं कहा कि इधर के जो है हमारे स्कैप चैनल को इनको सही किया जाए। इनकी दीवारें जो है हमारी कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि मैं तो देखा ही नहीं कि स्कैप चैनल पे कभी इन्होंने मरम्मत कराई हुई है। जब से मैं आज 35 साल से करीब राजनीति में, मैंने कभी इस चीज़ को नहीं देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय भाई। सबसे बड़े बहुत, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा आपसे, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि इसको एस्केप चैनल को तो ये नाला बताने लग गए हैं। अब लोग बाग नाला समझते हैं, एस्केप चैनल की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो तो कभी हुई नहीं। अब तो नाले जैसा है कि एक नाला है जिसमें से आना सागर से पानी जाता है। और सबसे बड़ी बात हुई कि जो आपने बात कही कि 25 साल से कभी 75 की बाढ़ जो आई थी, 75 की जो बाढ़ आई थी उसमें भी इतना पानी नहीं भरा था, उन बस्तियों में पानी नहीं भरा था। अब तो आप ये देखिए कि सर्वोदय कॉलोनी, मतलब कहाँ कहाँ नहीं, हर सागर विहार सारे, और सब आना सागर के डूब क्षेत्र में कॉलोनियाँ बना देने से ये हुआ। और इसका कोई ये बदलते वक्त के गवाह मानते रहे अपने आप को, लेकिन जब जब वक्त बदला इन्होंने कहीं कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जन आंदोलन नहीं किया। कभी ये धरने पर बैठते कि ये गलत हो रहा है, स्मार्ट सिटी का ये काम गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ अगर ये बैठते तो जनता इनके साथ होती है। आप क्या सोचते हैं? मैं तो जहाँ तक मानता हूँ, देखो एक अजमेर में बहुत बड़ा व्यापारिक वर्ग बहुत अफेक्टेड हुआ है, जिसमें देवनानी जी की पूरी गलती है कि जब हमारे अजमेर में एलिवेटेड रोड का निर्माण होने जा रहा था तो इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे एलिवेटेड रोड के अंदर तो पूरा बाजार ही अजमेर का आ गया, क्योंकि अजमेर का मुख्य बाजार जो है वो पूरा एलिवेटेड रोड के नीचे नीचे आ गया। और अगर इसी का हम वैकल्पिक मार्ग बनाते हैं, जैसा पाल विचला का वैकल्पिक मार्ग की हमेशा बात चलती है या दूसरे वैकल्पिक मार्गों की बात चलती है, उन मार्गों का अगर हम बनाते तो शायद शहर का जो ऐतिहासिक नगरी अजमेर है उसकी जो है ऐतिहासिक नगरी अजमेर की शान भी बनी रहती, और अजमेर के अंदर जो है व्यापारी वर्ग जिस तरह हम चाहे केसरगंज से स्टेशन रोड से चालू कर दें, चाहे उसमें पूरा खाईलैंड आ गया, नया बाजार आ गया, मदार गेट आ गया, कचहरी रोड आ गया, आगरा गेट तक, यहाँ तक कि हमारे सोनी जी की नसिया और यहाँ तक फव्वारा सर्किल तक का पूरा बाजार आ गया। उस पूरे क्षेत्र के अंदर पूरा व्यापारिक वर्ग कितना बड़ा अफेक्टेड हुआ है। आज लोगों को जो है इतनी मतलब धंधे जो पहले नहीं चल रहे थे, जहाँ तक हम नोटबंदी की बात से लेके लोग अपने आप के व्यापार को नहीं संभाल पाया था, उस स्थिति में आपने अजमेर में जो है ऐसी स्थिति बना
दी कि एलिवेटेड रोड बनाकर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि विकास नहीं होना चाहिए, अजमेर में विकास होना चाहिए, लेकिन उस डीपीआर पे जब आपने साइन किए या आप यहाँ मौजूदा विधायक थे, आपके ही यहाँ अधिकारी उस वक्त लगे हुए थे और आपके ही जो है नगर निगम और एडीए के अंदर आपके चेयरमैन और इधर मेयर थे, तो उस वक्त आपने अजमेर की जनता की क्यों राय नहीं ली, उन व्यापारियों को क्यों सम्मिलित नहीं किया कि हर वर्ग जो है यहाँ का इस चीज़ से पीड़ित हुआ। आज जितना पैसा यहाँ करीब 285 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड बना, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ उस पर जितना ट्रैफिक चलना चाहिए उससे कुल 10-20% का ट्रैफिक उस पर चल रहा है। बाकी लोगों का जो, क्योंकि इसको सही मायने में आपने जो है इसकी डीपीआर बन रही थी उस वक्त सही इसका नक्शा आपने फाइनल नहीं किया, शायद इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा अच्छा होता अपने को, लेकिन आज ये तो बिल्कुल अजमेर में एक जो है कोड में खाच वाला साबित हो रहा है जिस तरह। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एलिवेटेड रोड की ज़रूरत थी शहर को, लेकिन एलिवेटेड रोड का जो यातायात को सुधारने के लिए जो व्यवस्था की जा रही थी वो नहीं हो पाई। एलिवेटेड रोड ही अगर निकालना था तो इनको शहर के जो हेरिटेज है उसको ज़िंदा रखते हुए, दरगाह बाज़ार है, ये है, इनका हेरिटेज ख़त्म कर दिया इन्होंने। जो गलियाँ थी उनके रामगंज की गली है तो ये यहाँ की गली है, उनका सबका हेरिटेज महत्व था वो सब खत्म कर दिया आपने। कचहरी रोड के अंदर जो जाम लगा करते थे वो जाम आज दूसरे तरीके से लग रहे हैं। आज भी वहाँ पार्किंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है, आदमी ऊपर से निकल जाने वाले बहुत कम होते हैं जो शहर को पार कर जाते हैं। तो मेरी आपकी जो बात है उस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर यही एलिवेटेड रोड यहाँ से निकाल के अपने तोपदड़ा से निकल के और ये पाल बिचला होती हुई इसके ऊपर से निकलती तो कोई ना तो हेरिटेज में कोई फ़र्क पड़ता, ना इन बाज़ार में व्यापारियों का कोई फ़र्क पड़ता, क्योंकि वहाँ बाज़ार नहीं है। ये मुख्य बाज़ारों से जो एलिवेटेड रोड निकाली गई वो गलत थी। बिल्कुल, अमूमन वहाँ ज़मीन भी खाली थी, लोगों के सरकार का भी ज़्यादा पैसा नहीं लगता, ना मुआवजा इतना देना की ज़रूरत थी, ऐसी कुछ नहीं थी। ऐसे ही आना सागर के अंदर जो ये अपनी चौपाटी बनाई गई, वो चौपाटी अगर आना सागर के बाहर वाले इलाके में ये बनाते और जो रोड क्रिश्चियनगंज से लेके चलते और बाकायदा उस रोड पर जैसे गौरव पथ था, ये अपना जी मॉल और ये इस तरफ के जो सारे जो किनारों पर जो होटल्स बनाए गए और जो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें बनाई, बड़े बड़े मॉल्स बना दिए, बड़े होटल्स बना दिए, बड़े हॉस्पिटल्स बना दिए, बड़ी बड़ी कॉलोनी, मतलब सारा काट के पूरा कॉलोनी तक बसा दी गई उस डूब क्षेत्र के अंदर। तो निश्चित रूप से आपने जो आना सागर के साथ सलूक किया, आना सागर आपके साथ कर रहा है, आपका पानी भर रहा है। आप क्या सोचते हैं कि अगर आप विधायक बन गए तो अब क्या करेंगे? देखिए, जो निर्माण हो गया, लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है उसमें, बहुत मुश्किल से आदमी मकान बनाता है। तो ये तो अब स्थिति हो गई कि ऐसा काम कर दिया इन्होंने जो कि गले की हड्डी बन गया, ना तो जिसको निगल सकते हैं और ना ही हम उगल सकते हैं। क्योंकि उन लोगों ने जिन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी भर की कमाई से मकान बना लिया, तो उस वक्त जो है इन लोगों ने उस चीज़ को पहले ध्यान देना चाहिए कि इस ज़मीन के ऊपर अगर हम मकान बना रहे हैं तो ये आने वाले समय में, इन्होंने ये सोच लिया बरसात आएगी नहीं या अजमेर में कभी पानी भरेगा ही नहीं। आना सागर का मूल स्वरूप तो ख़राब हुआ ही है, साथ में उन लोगों के साथ भी इन्होंने जो है दगाबाजी की है कि जिन लोगों ने यहाँ मकान बनाए वो आज दुखी हैं। जिस तरह अभी पानी भरा, लोगों के अंदर तक पानी भर गया और लोगों के जो है किचनों में और कमरों में, नीचे की मंजिलों में जो पानी भरा, लोगों ने अपना जीवन कैसे बिताया, इस चीज़ का आपको एहसास हो सकता है। ये तो बारिश 1 महीने के पीरियड में आई, बाद में बारिश नहीं तो शायद हाल बेहाल हो जाता और ज़मीनों में से पानी निकलता लोगों के। आज भी निकल रहा है, ज़मीनों के आसपास पानी निकल रहा है और ज़मीनों की हालत ख़राब है। और आज भी भ्रष्टाचार के इतने मामले आना सागर के आसपास चल रहे हैं, जाने कितनी फाइलें हैं जो गायब कर दी गई हैं, जाने कितनी फाइलें हैं जिन पर जांचें चल रही हैं, जाने कितनी फाइलें हैं जिनको दबा के और दूसरे नेताओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये तो सारा काम नगर निगम में चल रहा है और आप भी इस बात से वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपने जिन आपके जो पार्षद हैं वो भी आपको बताते होंगे। तो नगर निगम की स्थिति के अंदर आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, नगर निगम के अंदर मैं स्वयं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, हमने कई बार अपनी आवाज़ उठाई है कि नगर निगम का पूरा काम जो है यहाँ अच्छे तरीके से शहर में नहीं हो रहा है। शहर में सबसे पहला मूल कार्य उनका जो है आज सफाई व्यवस्था, नालियों की और इनकी बात करें तो वो आज स्थिति हमारे को सामने दिख गई। जैसा भी मैं पूर्व में बोला कि बरसात में सारी पोल खुल गई है कि नगर निगम ने अभी तक क्या काम किया है। दूसरी चीज़, आज हम बात करें कि हमारे जो जिस तरह नक्शे स्वीकृत हो रहे हैं, जिस तरह अजमेर के अंदर जो लोगों ने पार्किंगें दिखाई हैं और वो पार्किंगें बाहर कर रहे हैं, रोड वैसे ही छोटे हैं और उनको और छोटा किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर कभी कार्रवाई इनको करनी चाहिए और निश्चित तौर पर हम ये मानेंगे कि उन लोगों को जिन्होंने बड़े बड़े मॉल के नक्शे पास किए हैं या बड़े बड़े बाज़ारों के कॉम्प्लेक्सों के नक्शे पास किए हैं, तो इस चीज़ को पहले मूल सुविधा जो उनकी पार्किंग की थी उसको देखे बिना, उसको नज़रअंदाज करे बिना अगर नक्शे पास किए तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए और तत्कालीन जो है हमारे यहाँ जो बैठे हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सही फरमाया आपने।
विजय जैन जी, अब आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, और वो सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है कि आपकी पार्टी के अंदर आपके अलावा भी बहुत सारे दावेदार हैं। ख़ास तौर से महेंद्र सिंह जी रड़ावता, जो आप ही के मित्र हैं और आपके बहुत बिल्कुल एक ही राजनीतिक गुरु के साथ में चलने वाले लोग नेता हैं, और भी कई दावेदार हैं आपके कांग्रेस से। तो अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? क्या निर्दलीय लड़ेंगे या क्या करना है? नहीं, ऐसा तो खैर प्रश्न नहीं उठता। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं जब 89 से कांग्रेस में छात्र नेतागिरी से मैंने अगर अपना जीवन चालू किया है, एक समय भी ऐसा नहीं रहा है कि हमने कांग्रेस के खिलाफ कोई काम किया है। पार्टी से पहली बार ही मैंने टिकट मांगा है, अभी तक मैंने टिकट भी नहीं मांगा था। और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद अजमेर में जिस तरह से अभी माहौल है और अजमेर की जनता जिस तरह परेशान है, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया, मेरी छवि मैंने अपनी अलग बना रखी है। मुझे ना तो किसी के पैसे से मतलब है, ना मुझे किसी से द्वेषता रखनी है। मेरे लिए सभी अजमेर के मतदाता भाई हैं। और जहाँ सवाल है कि हम अगर महेंद्र सिंह जी रड़ावता साहब को देती है, मैं तो कह रहा हूँ पार्टी किसी को भी देती है तो हम पुरजोर तरीके से काम करेंगे और कांग्रेस यहाँ से विजय होगी। क्योंकि पार्टी का निर्णय है, आला कमान का निर्णय है, उन्हें उचित लगेगा जो निर्णय करेंगे। मुझे मौका मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर पार्टी ने दूसरे को भी मौका दिया तो उतने ही पुरजोर तरीके से हम काम करके पार्टी को विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जैन जी। तो दोस्तों, आपने विजय जैन का दावा सुना, दावेदारी के लिए पीछे छुपे हुए सत्य सुने। उन्होंने यह बताया कि किस तरीके से 20 साल तक अजमेर को छला गया, किस तरह से छला गया, और मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान आज तक अजमेर ये शहर है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये आपने सबने सुना। मेरी इच्छा है कि इतना अच्छा विज़न अगर आप रखते हैं तो आपको टिकट मिले और हाई कमान तक आपका दावा पहुंचे, जनता तक आपका दावा पहुंचे, आप टिकट लेके भी आएँ और आप जीत कर विधानसभा में भी जाएँ। मेरी आपसे यही शुभकामना है। बहुत बहुत भाई साहब आपको। और अगर मुझे मौका मिला तो निश्चित तौर पर मैं अपने आप को सही साबित कर पाऊंगा अजमेर में। आप इस कार्यक्रम आए उसके लिए बधाई और आभार। दोस्तों, ये आज के दावेदार, कल फिर किसी नए दावेदार के साथ आपकी अदालत में पेश होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, इंतजार कीजिए। नमस्कार। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।